हेलो स्टूडेंट्स, एवियन नॉलेज चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। तो अब तक सी लैंग्वेज पे जो इतने टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो सारे टॉपिक देखे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि पिछली क्लास के अंदर हमने नेस्टेड लूप के ऊपर बात करी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को दो लूप को यानी कि दो फोर लूप को हमने नेस्टेड लूप बना के काम में लिया था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम उसको वहीं पर ही खत्म कर देंगे। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम नेस्टेड लूप के ऊपर और बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन सारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। तो हम अभी किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, पहले हम सारे पर्टिकुलर जितने भी सी लैंग्वेज में टॉपिक्स होते हैं उन सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप हम सबको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक प्रोफेशनली कुछ आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के ऊपर लेके जाएंगे। साथ ही साथ में आप लोगों को बहुत इजी वे में, इतने सिंपल तरीके से हम सारे प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके कि इन सारे टॉपिक्स का इस्तेमाल करके हम एग्जैक्टली कैसे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक होगा अरे। तो चलिए मैं बात करता हूं पहले अरे को पढ़ाने से पहले कि अरे क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स में अरे को लेके कंफ्यूजन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अरे बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स होता है और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनको अरे बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अरे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है अरे के अंदर। वैसे अरे के ऊपर हम बहुत सारे टाइप के काम कर सकते हैं, लेकिन वो सारे काम आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रॉपरली एग्जैक्टली मालूम होगा कि अरे की शुरुआत क्यों की जाती है, अरे को काम में लिया क्यों जाता है, आखिर अरे करता क्या है, अरे क्या है और इसको किस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, हर लैंग्वेज के अंदर एरे को काम में लेने का थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंट है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली ये सभी लैंग्वेज में कॉमन होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी लैंग्वेज में इसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो इसका कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स, वो सब में सेम ही होता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि एरे की रिक्वायरमेंट हमें क्यों आती है। तो आज की क्लास में हम कंप्लीटली एरे के ऊपर बात करेंगे। एरे क्या है, किस तरह से काम करता है, एरे को क्यों बनाया जाता है, और इसको हम प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर भी इसके ऊपर देखेंगे कि एरे को कैसे यूज किया जा सकता है। तो चलिए इसका यूज क्यों किया जाता है सबसे पहले तो वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम बात करते हैं कि एरे क्या है। देखिए एरे क्या है दोस्तों, यहाँ पर एरे भी एक प्रकार का ऐसा डेटा टाइप है जिसकी मदद से आप एक समय पर एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, बट सिंगल डेटा टाइप। यानी कि अब तक आप लोगों ने देखा था कि हम वैल्यू को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल का यूज करते थे जो कि हमारे डेटा को स्टोर करता है, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे। अगर हमें कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करते थे तो वो पहले वाली वैल्यू को वहां से रिप्लेस कर देता था। लेकिन कई बार प्रोग्रामिंग में हमें जब बड़े लेवल पे प्रोग्राम बनाना होता है या बहुत सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट्स हमें एक सिंगल वेरिएबल से हमारा काम नहीं चल पाता है। इसका भी एग्जांपल अभी हम लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हम यहाँ बात करते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम नॉर्मली कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देते हैं। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि कंपाइलर जो होता है वो ए को एक मेमोरी अलॉट करता है और वो वैल्यू वहां पे स्टोर करा देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसमें मैंने वैल्यू सेट कर रखी है 10, लेकिन ये 10 नंबर जो होता है इस वेरिएबल में 8% टाइम अवेलेबल है। बट अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मुझे कुछ 5 वैल्यूज स्टोर करानी है लाइक दिस, तो ये काम इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि वेरिएबल की जो कैपेसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करने की होती है। तो अब प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ये आ गई कि अगर हमारे पास बहुत सारे लोगों का डेटा है या पर्टिकुलरली बहुत सारे, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं उन 50 स्टूडेंट्स का पर्टिकुलरली कुछ रिकॉर्ड स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे उन 50 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना चाहता हूँ, उनकी एज स्टोर करना चाहता हूँ, उनकी क्लास स्टोर करवाना चाहता हूँ, उनका मतलब और भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के स्टोर कराना चाहता हूँ। तो आप मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स
के नाम स्टोर कराने के लिए मेरे पास कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, मुझे 50 वेरिएबल। और इतने सारे वेरिएबल्स को एक प्रोग्राम में बनाना, उनको ऑपरेट करना, उनको मेंटेन करना, इट इज नॉट इजी, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए भी और कंपाइलर के लिए भी। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला है, यानी कि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला है जिसकी मदद से हम एक टाइम पे बहुत सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो कि होता है एरे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया हमारे पास, एरे आया। तो देखिए एरे को हम लोग कैसे काम में लेते हैं सी लैंग्वेज में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि वेरिएबल्स की मदद से आप सिर्फ एक टाइम पे ओनली वन वैल्यूज ही क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर यहाँ पे नहीं करवा सकते। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करानी हो तो हमें यहाँ क्या करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए सिंपल आपको बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेट यूज करना है और उसके आगे कुछ इस तरीके का एक ब्रैकेट यूज कर देना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट को यहाँ पे कहा जाता है एरे सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट, यानी कि इसको आप लोग क्या बोलोगे, एरे सब्सक्रिप्शन, एरे सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट। यानी एरे सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस ब्रैकेट की मदद से, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट की मदद से मैं अपने वेरिएबल को क्या बता रहा हूँ कि मेरा ये जो वेरिएबल है एक प्रकार का एरे है, यानी कि इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है वो किसकी तरह काम करना शुरू कर दे, एरे की तरह काम करना शुरू कर दे। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि एरे को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो चलिए हम इसको एग्जैक्टली प्रॉपर काम में लेते हैं कि एक सिंपल एरे बनाने के लिए आपको पहले डेटा टाइप यूज करना है, देन आपको अपने वेरिएबल का नाम लेना है और उस वेरिएबल के आगे एरे सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट को यूज कर लेना है। तो ये बन गया आपका एरे। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट प्रॉपर नहीं बना है, अभी इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे कि एरे को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एरे कितने प्रकार का होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एरे के टाइप के ऊपर। तो देखिए एरे के टाइप के ऊपर मैं बात करूँ तो देखिए अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के थोड़े बहुत इसमें टाइप्स में चेंजेस होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ जावा के ऊपर तो जावा में 3 टाइप्स होते हैं, PHP में भी 3-4 टाइप्स होते हैं। लेकिन जो बात की जाती है C++ लैंग्वेज में, वहाँ पर इस एरे के टाइप्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सिर्फ 2 होते हैं हमारे पास। यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ एरे कौन कौन से 2 टाइप्स के मिलते हैं आपको। एक होता है आपके पास सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल, और सेकंड होता है मल्टी डायमेंशनल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 डायमेंशनल देखने को मिलते हैं हमें। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, एक होता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल एरे को एक प्रकार से कई बार हम लोग 2D एरे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 एरे आ रहे हैं मेरे पास, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे, इसका जो फॉर्मेट होता है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिंगल डायमेंशनल एरे है वो कैसा होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करता हूँ तो उसकी जो मेमोरीज क्रिएट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यानी कि जो सिंगल डायमेंशनल हो रहा एरे होता है स्टूडेंट्स, ये एक डायरेक्शन पे चलता है, यानी कि या तो ये यूं हो सकता है या फिर आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी केस में रिप्रेजेंट कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर लीजिए या वर्टिकल रिप्रेजेंट कर लीजिए, चलेगा ये एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो इस टाइप का जो एरे बनता है स्टूडेंट्स ये होता है सिंगल डायमेंशनल। और जो आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, मल्टी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है कि आपके इसके अंदर ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, इसलिए इसे मल्टी डायमेंशनल एरे के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ये रो वाइज भी काम कर रहा है और आपके कॉलम वाइज भी काम कर रहा है। तो इस टाइप की जो मेमोरी क्रिएट होती है वो मल्टी डायमेंशनल की होती है और सिंगल डायमेंशनल में कुछ इस टाइप की मेमोरी क्रिएट होती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं सबसे पहले एरे के डिक्लेयर करने के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि मैंने एरे का डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका टाइप देना होगा, फिर मुझे उसका वेरिएबल का नाम और फिर उसका एरे सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट। लेकिन साथ ही साथ आपको इसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक वैल्यू और देनी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं साइज। देखिए साइज का मतलब ये होता है कि हम कंपाइलर को यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो हम एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं मेमोरी को स्टोर करने के लिए, वो वास्तविक में कितनी वैल्यूज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, तो इट मींस यहाँ पर ये B नाम का जैसे एक मेमोरी बनेगी, इस तरह से ये मशीन में एक मेमोरी बनेगी जिसका नाम हो जाएगा B, और आपने साइज अलॉट कराई है इसे 5। तो यहाँ पर आपके पास 0 1 2 3 4 ये 5 एलिमेंट्स क्रिएट हो गए 5 साइज की
मेमोरी क्रिएट हो चुकी है। तो आपने देखा किस तरह से हम वेरिएबल बना सकते हैं, उसके ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से आप वैल्यू देके उसकी साइज डिफाइन कर सकते हैं कि आप एक एरे के अंदर कितनी वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने अपने एरे के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करवा दी, मतलब वैल्यू स्टोर नहीं कराई है, मैंने इसकी साइज बता दी, यहाँ पे कैपेसिटी बता दी कि ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। ये यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यूज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो कुछ इस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। हम आगे आने वाली क्लास में मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम पहले सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा यहाँ पे कि 1D यानी कि जो सिंगल डायमेंशनल एरे होता है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये मैंने एक सिंपल सा आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से एक नॉर्मल हम एक सिंगल डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करेंगे विद साइज और किस तरह से उसकी मेमोरी क्रिएट होती है। अब बात ये आती है कि डायमेंशनल 1 डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे बनाने तक तो ठीक है, बट हम इसमें वैल्यू कितने प्रकार से डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें वैल्यू डालने के सिंपली वही 2 टेक्निक होती है जो आप इससे पहले आप लोग वेरिएबल में यूज करते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू आपने प्रोवाइड कराई है ए के अंदर 10 नंबर, तो ये तो आपने खुद प्रोवाइड, मतलब ये वैल्यू तो आपने खुद डाली है। साथ ही आप कई बार ऐसा भी करते हैं कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ए बनाया और फिर मैं स्कैनएफ की मदद से यानी यूजर से वैल्यू लेता हूँ। किससे वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे आके मैंने जैसे वैल्यू ली किससे, यूजर से। तो 2 केस होते हैं हमारे पास वैल्यू इंसर्ट कराने के पर्टिकुलर वेरिएबल एरे के अंदर। एक तो स्वयं प्रोग्रामर के द्वारा वैल्यू इनिशियलाइज मतलब इनिशियलाइज कर दी जाती है, और दूसरा हम किसके थ्रू वैल्यू ले सकते हैं, यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि रन टाइम पे जब प्रोग्राम चलेगा तो यूजर वहां पर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। उसी प्रकार से हमारे पास एरे में भी जो हमारे पास मेमोरी क्रिएट होती है मल्टी डायमेंशनल मतलब कुछ इस तरह से, तो हम वहां पर वैल्यू स्टोर करने के लिए 2 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पहला, हम खुद वैल्यू डाल सकते हैं यानी स्वयं उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। साथ ही सेकंड जो मेथड होता है वो होता है यूजर से वैल्यू लेने का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं एट प्रोग्राम टाइम, यानी कि प्रोग्राम बनाते वक्त ही हम एक एरे के अंदर किस तरह से वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बना है यहाँ पे सेम उसी तरह से बी, और यहाँ पर मैंने इसमें कुछ ब्रैकेट मतलब एरे का ब्रैकेट लगा दिया। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करानी है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक कर्ली ब्रेसेस ओपन किया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू स्टोर करा दी, जैसे 50, 70, 30, 40 एंड 50 नहीं, कुछ और ले लीजिए 60। तो आप और फिर आपने यहाँ पे सेमी कर्ली ब्रैकेट बंद किया और सेमीकोलन दे दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने 5 वैल्यूज को कंप्लीटली एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करके किसको प्रोवाइड करा दिया, बी को। यानी कि ये पूरा का पूरा डेटा पूरा किसमें स्टोर हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास बी के अंदर। अब बी तो एक नॉर्मल वेरिएबल था, लेकिन इसके साथ आपने एरे सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट यूज करा तो ये एक एरे बन गया। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये अपने पास एक मेमोरी क्रिएट करेगा। कितने साइज की मेमोरी क्रिएट करेगा। अब बात ये आती है कि हमने तो इसे यहाँ बताया ही नहीं कि कितने साइज की मेमोरी देनी है। तो देखिए मैन्युअली जब आप किसी भी एरे को डिक्लेयर करते वक्त, इनिशियलाइज करते वक्त, यानी उसमें हैंड टू हैंड वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो सारी की सारी वैल्यूज को काउंट करके अपने हिसाब से क्या मेमोरी क्रिएट कर लेता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको साइज नहीं बताया कि आपको कितनी मेमोरी लेनी है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको वैल्यूज प्रोवाइड करा दी, तो इस वैल्यूज के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, आपके यहाँ पे मेमोरी में वैल्यूज स्टोर करा देगा कुछ इस तरह से। यानी कि उसको मालूम है कि आपने यहाँ पे कुल टोटल उसको 5 वैल्यूज स्टोर कराई है, तो 5 वैल्यूज के लिए मेमोरी क्रिएट कर देगा। अगर मैं 6 वैल्यूज स्टोर कराऊंगा तो 6 मेमोरी क्रिएट कर लेगा। तो ये तो टेक्निक थी कि जब आप एरे को खुद इनिशियलाइज करते हैं, खुद डिक्लेयर करते हैं और खुद ही उसमें क्या करवा देते हैं, वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। लेकिन अगर हमें यही काम यूजर के थ्रू करवाना होता है, यानी कि ये जो वैल्यूज स्टोर करवानी होती है वो हमें यूजर के थ्रू करवानी होती है, तो आपको एरे को कुछ इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर हम वैल्यू को स्टोर नहीं करवाते, मतलब यूजर से स्टोर ना करवा के खुद स्टोर करवा रहे हैं, तो हम एरे को कुछ इस तरह से डिक्लेयर करेंगे और इसे इनिशियलाइज करेंगे। देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है इक्वल के बाद वाला, ये आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है।
इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू पुट कराना, ये आपके इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये डिक्लेयर का पार्ट होता है। डिक्लेयर मतलब परिभाषित करना, यहाँ पर आपने एरे को डिक्लेयर किया है और दोनों को मिला दे तो यहाँ कहलाता है डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, यानी एरे डिक्लेयर विद इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो ये तो टेक्निक होती है कि जब आप एरे को डिक्लेयर करने के साथ साथ वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह की टेक्निक यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि मैंने एरे बना दिया और एक खाली मेमोरी क्रिएट करवा दी और इसके अंदर वैल्यू अब मुझे यूजर से डलवानी है स्कैनएफ के माध्यम से, तो फिर मुझे एरे को कुछ इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर वैल्यू में किससे डलवाऊंगा, आगे जाके यूजर से डलवाऊंगा। अब बात यहां पे आती है कि देखिए जब आप मैन्युअली जब किसी भी 1D एरे के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कराते हैं तो स्टोर कराते वक्त आपको यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑफ आप अपनी वैल्यू स्टोर करा चुके हैं। लेकिन ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि आगे जाके हमें प्रोग्राम में इसमें वैल्यूज कम करनी पड़ जाए या बढ़ानी पड़ जाए, तो उसके लिए अगर आपको पहले से ही आइडिया है कि मेरे एक एरे के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या अलॉट कराएंगे साइज। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि मुझे एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स है और ये चीज आपको श्योरिटी है कि एक क्लास की जो लिमिट है वो 50 स्टूडेंट तक ही है, 50 से 51 नहीं होगी, 50 के अंदर अंदर ही स्टूडेंट्स आएंगे। तो मैं अपने वेरिएबल की साइज क्या दूंगा, एरे में 50 कर दूंगा। तो यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो 50 तक तो ये स्टोर कराएगा, 50 से कम तक भी स्टोर कराएगा, लेकिन 50 के बाद अगर एक भी स्टूडेंट बढ़ जाता है तो एरे उस वैल्यू को स्टोर नहीं कराएगा, वहां उसे वो अनडिफाइंड बोलेगा या फिर एरर दे देगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ एग्जैक्टली मालूम है कि हमारे पास टोटल इतने ही स्टूडेंट इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होंगे, तो हम उसकी यानी कि कुल मिला के बात यह कि आपको यहाँ पे जो भी साइज देनी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम देनी है, यानी इतना सोच के देनी है कि इससे ज्यादा तो काम इसमें नहीं होगा। तो जैसे कि मुझे मालूम है कि मैंने अभी इसमें 5 वैल्यूज स्टोर कराई है और ये तो आपको फिक्स है कि इसमें 5 ही रहेगी, तो ठीक है आप साइज मत दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में इसमें वैल्यूज में साइज बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो आप उसके लिए यहाँ पर भी मैक्सिमम साइज दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स, जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ इनिशियलाइज करते हैं तो उस वक्त आपको साइज देने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज को काउंट करके अपनी साइज बना लेता है। लेकिन वो साइज क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। फिर अगर आप इसमें और वैल्यू स्टोर कराते हैं तो वो स्टोर नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसकी साइज जैसे यहाँ दे देते हैं 10, मैंने यहाँ पे इसकी कितनी साइज प्रोवाइड करा दी, 10 साइज प्रोवाइड करा दी, लेकिन वैल्यूज मैंने कितनी स्टोर कराई है, ओनली 5 स्टोर कराए। नो प्रॉब्लम, ये 5 वैल्यूज तो स्टोर कर देगा, बाकी के आगे की मेमोरीज के लिए क्या कर देगा, ये जगह को खाली छोड़ देता है। यानी कि इस तरह से आप एरे के अंदर अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज देते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप मिनिमम टाइप की वैल्यूज तो काम में ले ही सकते हैं। यानी कि जैसे 10 साइज है तो 10 में से मैं उससे 5 वैल्यू स्टोर करानी वो करा सकता हूं, लेकिन आपकी साइज से ऊपर आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। ये तो बिल्कुल सिंपल वाली बात है दोस्तों कि जिस चीज की कैपेसिटी जितनी होगी हम उसको अंदर उतनी ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। कम जरूर करवा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करा सकते। तो इस तरह से आप यहां पर भी इसमें क्या दे सकते हैं, साइज। तो इस वाले पैटर्न में मैं अगर साइज देता हूं तब भी ये सही है और नहीं देता हूं तब भी ये सही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि साइज दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साइज में आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं साइज नहीं देता हूं तो फिर मैं इसके अंदर अपनी मर्जी से कभी भी कितनी भी वैल्यू स्टोर मैन्युअली करवा सकता हूं। तो ये तो बात थी कि एक एरे को हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक तो विद साइज, एक विदाउट साइज। विदाउट साइज वैसे देखा जाए तो दोनों को विद साइज ही कर सकते हैं, लेकिन एक को हम रन टाइम के लिए मेमोरी अलॉट करवाते हैं और एक को हम जैसे कि डिक्लेयर करने के साथ साथ ही इनिशियलाइज करवा देते हैं। इस वाले पैटर्न के अंदर वैल्यू डलवाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमने साइज बता रखी है 5, तो मुझे यूजर से कितनी बार वैल्यू लेनी पड़ेगी, 5 टाइम्स वैल्यू लेनी पड़ेगी। सपोज करो साइज यहाँ पे 50 होती तो आप हो सकते हैं 50 टाइम्स ले सकते हो या 50 से कम भी ले सकते हो। तो इट इज द डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम लॉजिक कि आप एग्जैक्टली यूजर से कितनी वैल्यू लेना चाहते हो और अपनी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो। तो वो काम पॉसिबल है इस टाइप के फॉर्मेट के ऊपर। तो ये तो बात ही देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 1 डायमेंशनल एरे को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, उसको फर्स्ट इनिशियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर ही कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ रन टाइम इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए इस टाइप की टेक्निक को काम में लिया जाता है। आने वाली क्लास के अंदर हम 1D एरे के अंदर रन टाइम इनिशियलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि एक 1D एरे के अंदर रन टाइम इनिशियलाइजेशन कैसे की जा सकती है।
लेकिन इस क्लास को ओवर करने से पहले मैं आप लोगों को और एक बार रिवीजन करा देता हूं और साथ ही साथ एरे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एरे एक प्रकार का ऐसा एरे डेटा टाइप होता है जो अपने पास एक समय में बहुत सारे टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन सिंगल टाइप के साथ। सिंगल टाइप का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो भी एरे आप अगर बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक एरे है बी, जो कि किस टाइप का है, यहाँ पे इंटीजर टाइप। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे पास? इंटीजर टाइप। तो इसका मतलब यह है कि बी जो मेरा एरे है वो वैल्यूज तो बहुत सारी स्टोर कर लेगा, लेकिन सारी की सारी वैल्यूज कौन से टाइप की होनी चाहिए? इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। अगर आपने, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की डाली, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू जैसे पॉइंट्स में डाल देता हूँ, तो अब आप ये देखिए कि आपका जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है और आपने इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर कराई है उसमें से एक वैल्यू कौन से टाइप की आ गई? फ्लोट टाइप की आ गई। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। तो इसलिए आपको ये बात भी खास तौर पे याद रखनी है कि अगर कोई एरे जिस टाइप का बना हुआ है वो अपने मेमोरी के अंदर सिंपली उसी टाइप की सारी वैल्यूज स्टोर करेगा जिस टाइप का आपने उसे डिक्लेयर किया है। यानी कि इस बात से ये प्रूफ है कि एक एरे सिंगल टाइप की वैल्यूज को ही स्टोर कर सकता है, मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को स्टोर नहीं करा सकता। ये एक प्रकार की लिमिटेशन होती है एरे के अंदर, बट इसका भी सॉल्यूशन निकाल के आगे एक नया टॉपिक बनाया गया था, स्ट्रक्चर, जिसको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं एरे के ऊपर। तो एरे के ऊपर मैंने बता दिया आपको कि एरे एक ऐसा डेटा टाइप का वेरिएबल है जो वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए काम आता है, लेकिन सिंगल टाइप की। एरे दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी को 2D भी बोल सकते हो, सिंगल को 1D भी बोल सकते हो आप। और सिंगल डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे को दो तरीके से हम लोग डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ दिस मेथड, यानी जिसमें आप डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज करा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। और सेकेंड होता है कि आप पहले डिक्लेरेशन कराते हैं, बाद में इसको रन टाइम के लिए यानी यूजर से वैल्यू लेने के लिए इनिशियलाइजेशन कराते हैं। तो ये तो कुछ टर्म्स एंड पॉइंट्स थे हमारे एरे के ऊपर, जो कि मैंने आज आपको एरे के इंट्रोडक्शन में बताया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक एरे क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एरे का वास्तविक यूज हम एक सी लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग में क्यों करते हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। इन सारी बातों को आप लोगों को प्रॉपरली ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस होगी आगे वो एरे के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे होगी। यानी कि हम एरे के अंदर जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें एरे के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर कराना पड़ेगा, मल्टीपल एरेज के ऊपर काम करेंगे, उनका कैलकुलेशन कराएंगे, और वो सारी चीजें आपको तभी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी जब हम किसी भी टॉपिक का बेसिक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस एरे से रिलेटेड आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे इस चैनल को के ऊपर जितने भी वीडियोस आते हैं आप उनको जरूर लाइक करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली क्लास के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।